नमस्कार। आप सभी को एक बार पुनः क्लास 10th के जो गणित के कुछ वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ और आप सभी का स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो पाठ संख्या 4 लेते हैं, द्विघात समीकरण। क्लास 10th की गणित का प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और अक्सर बच्चे इस पाठ को लेके टेंशन में रहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे इनको हल करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत इस चैप्टर की अपनी अच्छी करें, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसके समझें, तो फिर चैप्टर आपके लिए आसान होगा। आइए शुरू करते हैं कि द्विघात समीकरण है क्या, किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन निकालना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले शब्द आ रहा है द्विघात समीकरण में, द्विघात। द्विघात का प्यारे बच्चों मतलब होता है घात में दो। घात में दो, दो यानी टू, यानी घात में दो का मतलब हुआ किसी भी संख्या के ऊपर घात में दो लिखा होगा। द्विघात समीकरण की सबसे मेन बात है कि घात दो वाली क्वांटिटी यहाँ आनी चाहिए। और इसका जो व्यापक रूप है वो व्यापक रूप से मैं आपको रूबरू कराऊं, और इसमें कई कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि इसका व्यापक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। रटने की बजाय एक एक टर्म आप समझें कि ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्या इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले द्विघात जो है, घातें हमेशा प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली में और गणित में कई जगह घातें जो है संख्या पे भी लगती हैं और चर राशि पे भी लगती है। परंतु यहाँ पर आपको तीन चीजें दिख रही हैं। यहाँ पर पहली चीज दिख रही है आपको चर राशि, और चर राशि यहाँ पर एक ही है और वो है एक्स। ठीक है। और गुणांक, चर राशि के गुणांक के रूप में आपको दो संख्याएं दिख रही हैं, और वो दो संख्याएं दिख रही गुणांक, एक तो ए जो कि एक्स स्क्वायर का है, दूसरा बी जो कि एक्स का गुणांक है, और तीसरा आपको अचर पद दिख रहा है। अचर पद मतलब एक ऐसा पद जिसके अंदर कोई भी एक्स नहीं है, और वो है सी। तो द्विघात समीकरण की बेसिक कंडीशन होगी कि जो चर राशि की जो अधिकतम घात है वो आपको दो मिलनी चाहिए। अधिकतम घात में यहाँ पर फोकस करना चाहूंगा, आपका ध्यान देना दिलाना चाहूंगा कि घात में तो न्यूनतम भी हो सकती है, परंतु अधिकतम घात यहाँ पर दो होनी चाहिए। क्योंकि अगर दो ही नहीं होगी तो फिर द्विघात समीकरण आप उसको नहीं कह सकते। चूंकि हमने समीकरण कहा है तो प्यारे बच्चों ये बराबर का निशान समीकरण को बताता है। अगर यहाँ पर बराबर का निशान और राइट साइड का जीरो में हटा दूं और आगे वाला सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखूं, तो ये द्विघातीय बहुपद होगा। तो बहुपद को अगर समीकरण बनाना है तो बराबर के पीछे आप जीरो लिख के उसको पूरा एक समीकरण के रूप में बनाएंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस, आपका ए का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, परंतु ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों खास बात है ये? प्यारे बच्चों, अगर आपने एक ही जगह ही जीरो डाल दिया तो जीरो जब एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो ये जो समीकरण का जो प्रथम पक्ष का पूरा ए एक्स स्क्वायर यही जीरो हो जाएगा। जब ए एक्स स्क्वायर जीरो हुआ तो पीछे बी एक्स प्लस सी बचा। अब आप बताइए अधिकतम घात दो है या एक? तो आप कहेंगे सर अब तो अधिकतम घात एक ही बची है। तो जब अधिकतम घात एक बची है तो क्या हम इसको द्विघात समीकरण कह पाएंगे? तो आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं, हम द्विघात समीकरण इसको नहीं कह पाएंगे। कारण कि अधिकतम घात दो होने के लिए इस ए का मान जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए, इसी कंडीशन लिखी है। साथ बी और सी के लिए क्या बात है, बी और सी जो है बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं में से कोई भी संख्या है ये हो सकती है। वास्तविक में परिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी आती है, उनमें से ये कुछ भी हो सकता है। तो ये द्विघात समीकरण का बेसिक फॉर्मेट कि क्या इसकी व्यापक रूप है, इसमें किस किस चीज को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें आपको स्लाइड पे दिख रही हैं। चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि गणितीय रूप में दैनिक जीवन की समस्याओं को हम द्विघात समीकरण कैसे बनाएं। गणितीय रूप से द्विघात समीकरण बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। प्यारे बच्चों, आपके सामने मैं एक समस्या ले रहा हूं और उस समस्या से द्विघात समीकरण बना के भी दिखा रहा हूं। आप सभी गौर से देखें। मान लेते हैं हम कि 50 रुपए की कीमत के, 50 रुपए कीमत है एक चीज की, और वो कुल आपने 5 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तुएं खरीदी? 5 वस्तुएं। ठीक है। 50 रुपए कीमत है और आपने कुल 5 वस्तुएं खरीदी। तो आप सभी कह सकते हैं कि कुल रकम जो आप देके आएंगे वो कुल रकम कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर हम जो कुल रकम देके आएंगे वो 250 होगी, 250 रुपीज होगी। होगी कि नहीं होगी? जब कुल रकम 250 क्यों हुई? क्योंकि 50 और 5 आपस में गुणा हुए तो आपको 250 मिला। अब यहां पर 50 और 5 को आपने आपस में गुणा किया, तब जाके 250 आया। ठीक है। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए
कि मैं मान लूं कि कुल वस्तुएं जो हैं x और एक वस्तु की कीमत वस्तुओं की संख्या की 10 गुना। ये मैं कहां से ले रहा हूं? मैं 50 और 5 से ले रहा हूं। 50 और 5 को आप ढंग से देखिए। मान लेता हूं कि कुल वस्तुएं हैं x, तो अगर मैं 5 को x मानता हूं तो बताइए 50 मेरा 10x होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर भाषा कैसी बनेगी, लैंग्वेज कैसी बनेगी कि कुल वस्तुओं की संख्या का 10 गुना एक वस्तु की कीमत अगर है तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसकी द्विघात समीकरण ऐसे बनेगी। फिर आप 50x को प्यारे बच्चों लिखेंगे 10x और बराबर में 250 लिख यानी 250 लिखा हुआ है। तो आपका अगला पद क्या होगा? अगला पद होगा 10 गुणा एक्स स्क्वायर और बराबर में 250। अब अगले ही पद में क्या लिखेंगे आप? यहां से एक्स स्क्वायर का मान लिखेंगे तो 250 यानी 250 के बटा में जाएगा 10। 10 की वजह से ये शून्य कैंसिल और अगले पद में आपको एक्स स्क्वायर बराबर मिलेगा 25। और यहां से आप एक्स का मान 25 का वर्गमूल। अब 25 का वर्गमूल प्यारे बच्चों प्लस का 5 भी होता है और माइनस का 5 भी होता है। अब आप खुद सोचें कि एक्स किसको माना था? वस्तुओं की संख्या को। अरे किसी भी मैटर में वस्तुओं की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकती है, तो आप कहेंगे यहां पर चूंकि -5 संभव नहीं है, अतः उत्तर कितना आया? प्लस का 5 यानी 5। तो देख लीजिए आपके सामने प्रश्न स्टार्ट करते वक्त हमने वस्तुएं कितनी ली थी? 5 और अंत में उत्तर भी कितना आ गया? 5। तो ये जो फॉर्मेट है यहां लिखा हुआ, ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब आप कहेंगे कि सर ये व्यापक रूप में तो नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, हम व्यापक रूप में इसको लिख देते हैं। आपको क्या बताया था द्विघात समीकरण के लिए क्या जरूरी है? पिछले स्लाइड में आइए आप। द्विघात समीकरण के लिए यह जरूरी है कि ए का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ए कौन? एक्स स्क्वायर का गुणांक, वो शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी भले शून्य हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये जो समीकरण है ये आपका द्विघात समीकरण है, बॉक्स में लिखा हुआ है। परंतु इसको व्यापक रूप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 10x स्क्वायर प्लस 0 गुणा x और माइनस 250 और बराबर में 0। ये आपके इसी प्रश्न की समीकरण को हमने व्यापक रूप में बदल दिया। कैसे बदला? 10x स्क्वायर ये आपका ax स्क्वायर हो गया। बीच में कौन आता है? bx यानी x का गुणांक। यहां पर आपको x और x का गुणांक दोनों नहीं दिख रहे, इसका मतलब x का गुणांक b कितना था? 0। तो इसको प्लस 0 इंटू x लिखा। और ये 250 जो राइट साइड में था 250, उसको हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये माइनस का 250 बना और बराबर में हमने 0 दिया। तो इस तरह से देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गई? बिल्कुल आप तुलना कर सकते हो। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, बिल्कुल उसी रूप में हमने लिख दी। अब अगर मैं आपको कहूं तुलना करके बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप लोग कहेंगे 10। तुलना करके बताइए कि एक्स का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे 0। तुलना करके बताइए कि अचर पद कितना है, तो आप बोलेंगे माइनस का 250। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम द्विघात समीकरण लिख सकते हैं और समीकरण बना सकते हैं। चलिए एक अपन डेली लाइफ का उदाहरण और लेते हैं, अपने दैनिक जीवन का, और खुद समीकरण अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोग सभी आयत से रूबरू हैं। आयत गणित में एक आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई जो है दोनों असमान है। अब यहां पर मैं ऐसा मान लूं कि इस आयत की जो लंबाई है वो 8 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है। अब इस आयत का क्षेत्रफल आपको स्पष्ट दिख रहा है। मैं इसका क्षेत्रफल बात करूं तो आयत का क्षेत्रफल आप लोग सभी जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 8 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 40 मीटर स्क्वायर। ये चीज आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो आपको उत्तर पता है कि लंबाई 8 है और चौड़ाई 5 है। परंतु अगर मैं इसका एक सवाल बनाऊं जिसमें आपको बताया ही नहीं कि ये 8 और 5 क्या है, मैं इसका प्रश्न बनाऊं तो प्रश्न मेरी लैंग्वेज कैसी बनेगी? प्यारे बच्चों जब भी हम प्रश्न बनाते हैं तो उत्तर थोड़ी बताते हैं, उसमें उत्तर छुपा हुआ रहता है, केवल प्रश्न की भाषा बोलती है। तो यह भाषा अपन कैसे बनाएंगे? अपन कहेंगे यदि किसी आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। और ये मैं कहां से लिख रहा हूं? आपको सभी को दिख रहा है कि चौड़ाई 5 मीटर है और लंबाई 8 मीटर है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि चौड़ाई से लंबाई जो है 3 मीटर ज्यादा है। तो मैंने ये सिर्फ भाषा लिखी। बताइए मैंने कहीं प्रश्न की लैंग्वेज में अभी तक 8 मीटर का जिक्र किया? नहीं किया। कहीं मैंने 5 मीटर का जिक्र किया? नहीं किया। तो
प्रश्न की भाषा में उत्तर बिल्कुल झलकना नहीं चाहिए, तभी तो आप लोग कोशिश करके उत्तर निकालेंगे। तो यहां लिखा है यदि किसी आयत में लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। अब मुझे इसको अगर आपसे द्विघात समीकरण बनवा के हल करवाना है तो मुझे क्षेत्रफल तो देना ही पड़ेगा। तो मैं कहूंगा और इसका क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है, तब इसे गणितीय रूप में व्यक्त करें। तब इसे गणितीय रूप से व्यक्त करें। अब हम इसकी गणितीय रूप से यानी द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो हम हल में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? वही तरीका जो पिछली बार 50 और 5 के केस में किया। अब आपको यह स्किल डेवलप करनी है, दिमाग लगाना है कि प्रश्न की भाषा को पढ़ के बताइए कि दो चीजें होंगी, एक चीज दूसरे पर निर्भर करेगी। तो जो चीज इंडिपेंडेंट होती है यानी स्वतंत्र होती है उसको आप पहले माने। यहां पर स्पष्ट भाषा में दिख रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो लंबाई तो चौड़ाई पर निर्भर कर रही है। तो इंडिपेंडेंट कौन हुआ? इंडिपेंडेंट हुआ चौड़ाई, ये किसी पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो हम यहां क्या मानेंगे हल में? माना कि आयत की चौड़ाई और उसको हम मान लेंगे x। आपको व्यापक रूप में क्या बताया था? चर राशि केवल एक ही लेनी है, तो आप केवल प्रश्न जो है वो x में चलाएंगे, y बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं कि अगले लाइन में लिख लें आप और आयत की लंबाई बराबर y, ऐसा नहीं करना। अपने को एक ही चर राशि में चलाना है। तो दूसरा जो भाग है वो x पर निर्भर कर रहा है, तो हम लिखेंगे अतः लंबाई किसकी? इसी आयत की लंबाई को हम क्या लिखेंगे? लिखा हुआ स्पष्ट 3 मीटर अधिक है, तो 3 मीटर किसका? x से, तो ये x प्लस 3 हो गया। ठीक है, साथ ही हमको क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। प्रश्न में देखो लिखा हुआ इसका क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे सूत्र आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी कि अब मैं लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर रहा हूं, यानी x को गुणा कर रहा हूं x प्लस 3 से। ये लंबाई और चौड़ाई गुणा हो गई और बराबर में इनका क्षेत्रफल मैंने 40 लिख दिया। यहां चूंकि आप द्विघात समीकरण के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए यहां पर इकाई यानी कि इसका जो यूनिट है मीटर स्क्वायर लिखने की आपको जरूरत नहीं है। परंतु आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई में रिलेशन मीटर में है और क्षेत्रफल भी आपका मीटर स्क्वायर में, जो उत्तर में x का मान है उसके पीछे आप यूनिट मीटर जरूर लगाएं। अब हम आगे इसको प्रोसीड करें, आगे चलें। आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्यारे बच्चों, तो x और x का गुणा x स्क्वायर हो गया, और x जब 3 से गुणा होगा तो 3x हो गया, और बराबर में उधर 40 लिखा हुआ है। अगली स्टेप में हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस 40 बराबर 0। 40 को आप लेफ्ट साइड में ले आए। ऐसा करते ही ये जो आपको नीचे दिख रही है ये आपका प्रश्न का हल है, क्योंकि इसको गणितीय रूप में व्यक्त करना, ये हमने बॉक्स जो दिख रहा है आपको, ये बॉक्स हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। यानी कि प्रॉब्लम को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आपको समझना क्या है, द्विघात समीकरण के लिए आपका उत्तर सही आया है गलत आया कैसे चेक करोगे? आपको चर राशि के ऊपर घात 2 वाली टर्म तो दिखनी ही चाहिए, एक्स स्क्वायर आपको दिखना ही चाहिए। भले ही बीच का एक्स दिखे या नहीं दिखे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो आप पिछले स्लाइड में यहां पर हमें एक्स दिख ही नहीं रहा था, ये देखो इसमें एक्स की जगह हमने 0x अटैच किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर और सीधी कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई थी, बीच में एक्स आ ही नहीं था। एक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु एक्स नहीं दिखे ये चलेगा, परंतु आपको क्या दिखना चाहिए? आपको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न आपका एक्स में ही चले, कई दफे आप वाई में भी चला सकते हैं, परंतु चर राशि एक ही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने समस्याओं को गणितीय रूप में द्विघात समीकरण में कैसे व्यक्त करते हैं ये सीखा। अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे? अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि द्विघात समीकरण अगर दे रखी हो तो उसको हल कैसे करें। फिर और आगे आने वाले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के मूल, उनकी प्रकृति, उनके बारे में भी वर्णन करेंगे और कई दैनिक जीवन की समस्याओं को गणित के इस अमूल्य टूल द्विघात समीकरण से हल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।